यह अधिवेशन किसान सभा के माध्यम से किया जा रहा है और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आजकल हम ऐसे अधिवेशन कर रहे हैं। 2-3 मकसद है अधिवेशन के पीछे। एक, आप सब लोग आज देखते होंगे सोशल मीडिया में या अखबारों में, टीवी में, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार ने मुहिम चलाई है जो किसानों के कब्जे वाली जमीनें हैं। कई जगह 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, उनके घर है, उनके ये दरियाएं हैं, गौशालाएं हैं, या फिर उनके जो बाग बगीचे हैं, उनको जब तोड़ा जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और इसलिए जो है आज का ये अधिवेशन में लाया है। कुछ और चीजें इसकी जानकारी आपको मिलेगी है, और उसमें मुख्य तौर पर एक तो बजट है कि उस बजट से लोगों को क्या मिला है। मकसद है वो है जो बेदखली की मुहिम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है। आप सबको मालूम है जो हमारा पूरा इलाका है, चौथरा का इलाका, एक समय में जो सारी की सारी जमीन है उसके मालिक आपके बुजुर्ग नहीं हुआ करते थे। ये जमीनें बड़े बड़े भूस्वामियों में थी और बाकी लोग गुजारे थे जो उनकी जमीन पर काम करते थे। हमारी इसी किसान सभा ने लंबा संघर्ष लड़ा था पूरे देश के अंदर भी, हमारे प्रदेश के अंदर भी और इस इलाके में भी। कावड़ ताराचंद जैसे लोग जो यहाँ के एमएलए भी रहे कम्युनिस्ट पार्टी से, उनके नेतृत्व में जो है एक लंबा संघर्ष यहाँ पर लड़ा गया। और तब जो है पहले 24-48 और उसके बाद जो है गुजारों को जमीन का मालिकाना हक मिला। तो जिस जमीन को आज आप लोग जोतते हैं वो भी इस किसान सभा की और कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। उसके सदस्यों के कारण जो है गुजारे मालिक बने हैं, नहीं तो किसी के पास अपनी जमीन थी, दूसरों की खेती पर काम करते थे और उपज का बड़ा हिस्सा जो है मालिक लिया जाता था, बाकी लोग सिर्फ वहां पे बेकार करते रहते थे। लेकिन आज का जो मसला है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारों ने भी एक के बाद एक सरकारें रही, चाहे वो मुख्यमंत्री की सरकार रही हो, धूमल की रही हो, या शांता कुमार की रही हो पहले, या फिर उसके बाद जयराम की सरकार रही हो, या अभी सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, भाजपा या कांग्रेस की सरकार, ये फिर रहना होगा। जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में कर रही है लगातार वो किसानों के खिलाफ एक मुहिम चला रही है। कांगड़ा में एक समय में सैकड़ों की तादाद में लोगों के घर आशियाने तोड़ दिए थे, उनको जमीन पर, उनको सड़क पर लादने पटक दिया। शिमला में बाग बगीचे काट दिए गए, कई घर तालाबंदी हो गई, तोड़ दिए गए। तो हमारी किसान सभा का जो रुख है वो औरों से अलग है। आज कोर्ट कचहरी भी किसानों के खिलाफ फैसले चले। कोर्ट कचहरी क्या बोल रहे हैं, जिसका भी कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा है, सरकारी जमीन का मतलब नहीं कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किया हो किसी ने, ये जो सरकारी जमीन जिसको बोलते हैं, असल में इस जमीन पर पिछले 4-5 पीढ़ियों से हमारे परिवार रह रहे हैं। हमारे दादा परदादा ने वहां पर कोई घर बनाया है, गौशाला बनाई है, खेत खलियान बनाए हैं, पट्टे उनके नाम पर नहीं चढ़े। और जब उनके नाम पर पट्टे नहीं चढ़े तो आज जो है ये कहा जा रहा है कि ये जमीन आपकी नहीं है और आप इस जमीन से बाहर निकलो, यानी कि उसको बेदखल किया जा रहा है। कहीं पर लोगों ने मकान बनाया, उस मकान को तोड़ा जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो इसी मुद्दे पर है कि जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिया जाए। और जो बेदखली की मुहिम है, जो घर तोड़े जा रहे हैं, ये जो बाग बगीचे काटे जा रहे हैं या उसको जो है खाली करवाया जा रहा है, ये गलत है। और इसलिए किसान सभा पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह किसानों को संगठित कर रही है। तो आप ये ना सोचो कि आज शिमला में हो रहा है तो हम तो हमारे यहाँ पर हो रहा है। एक चीज आप सब नोट कर लो, गांव में जितने घर होते हैं मैक्सिमम घर जो है वो सरकारी जमीन पर बने होते हैं, क्योंकि जो खेती वाली जमीन है वहां लोग कम घर बनाते थे, गांव के कोने में घर बनाते थे ताकि वो जो है खेती की जमीन बची रहे। तो बहुत सारी जगह आपको लगता है कि घर तो हमारा है, जिस जमीन पर आप हल चलाते हैं या कोई सब्जी उगाते हैं आपको लगता है हमारी है, लेकिन अगर वो आपके नाम मिल्कियत नहीं चढ़ी है, पट्टे नहीं चढ़े हैं, तो आज की तारीख में उसको जो है अवैध कब्जा माना जाता है। और इसलिए जितना भी कब्जा है किसानों का, चाहे उसने घर बनाया है, 4 मंजिला घर है, 1 मंजिला घर है, झोपड़ी है, गौशाला है, तो सबको तोड़ा जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि किसानों के कब्जे वाली जितनी जमीन है वो जमीन की जानी चाहिए, 5 बीघा तक मुफ्त में जो है जमीन दी जानी चाहिए, एक शासन की मांग है। दूसरा कि 5 बीघा से ऊपर अगर किसका कब्जा है तो मार्केट वैल्यू के आधार पर उससे पैसे लेकर के उसको जो है जमीन किसानों के नाम पर करो। और
और जिनके पास हदबंदी कानून से ज्यादा जमीन है उनसे वापस ले लो आप, मान लो 100 का कब्जा है, लेकिन जो गरीब किसान है उसके कब्जे वाली जमीन को, मध्यम किसान के कब्जे वाली जमीन को नियमित किया जाए। एक मसला यह है जिसको लेकर कभी अधिवेशन आज बुलाया है किसान सभा के बैन करते और ऐसे अधिवेशन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हाल ही में मोदी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया अपना, आप रोजाना देखते होंगे सोशल मीडिया पे रोज आ रहा है, पढ़ते होंगे। चंद लोगों को राहत है इस बजट में। जो मनरेगा का आवंटन है पिछली बार 86,000 करोड़ रुपए था, इस बार भी उतना ही रखा गया है और मनरेगा के बजट में पिछले 4 साल मोदी सरकार ने लगातार कटौती की है। हमारी मांग यह है कि आज जो मनरेगा का जितनी काम की मांग बढ़ रही है, क्योंकि रोजगार के साधन कोई नहीं है लोगों के पास, रोजगार खत्म कर दिए सरकारों ने, सरकारी महकमों में भर्तियां हो ही रही है, कई आईपीएस के नाम पर ठगी हो रही है, एमपीडब्ल्यू कितनी तनख्वाह मिलेगी 3,000 4,000 रुपए आउटसोर्स में, और वो भी लग नहीं रहे हैं। तो आज इसमें कोई रोजगार नहीं है। मनरेगा एक जीने का सहारा देने के लिए कानून बना था, और ये कानून कब बना था जब इस मुल्क के अंदर लेफ्ट पार्टीज के यानी ग्रामीण छोड़ने वाली जो पार्टी है उसके 62 एमपी जीत करके लोकसभा में गए थे, और जिस वक्त दिल्ली में सरकार थी 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली, वो सरकार वामपंथी पार्टियों के सहयोग के ऊपर टिकी हुई थी, और इसलिए उसके दबाव में जो है वो मनरेगा का कानून हमारे मुल्क में आया था। और मनरेगा का कानून जो है घर के 5 फुट के दायरे के अंदर एक गृहस्थ को, एक परिवार को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है, ये है कानून। और ये 100 दिन का काम है, किसी की मेहरबानी से मिलता है आपको, यहाँ पर कानूनी हक है जो हमारे देश की संसद ने पारित किया और ये कानून बन गया है। लेकिन जब से मोदी सरकार बनी 2014 में, मोदी जी ने पहला काम क्या किया, वो बोलते कि जो मनरेगा है कूड़े का ढेर है और इस मनरेगा को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब पूरे मुल्क में आंदोलन हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया, किसानों ने किया, मजदूरों ने किया, तो मनरेगा को बंद तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या कर दिया कि मनरेगा में हर साल मोदी सरकार जो है बजट कटौती कर रही है। मनरेगा में तरह तरह के अवैध लगाए जा रहे हैं, 20 कामों की एक शर्त थोप दी है कम्युनिटी वर्क जो है कि अगर 20 काम कंप्लीट नहीं होते, जो शुरू किया काम कंप्लीट नहीं होता, तो अगला काम जो है स्वीकृत नहीं होगा। उस कारण क्या होता है कि मनरेगा में आप सेल्फ पे डालते हैं पंचायत में, जल हाउस में, फाइनली वो जो सेल्फ है वो जिला परिषद जाती है, वहां पारित होती है पूरे जिला की, हर क्या बोलते हैं हर जिला के अंदर। उसके बाद जो काम आया तो उसकी सैंक्शन आनी है और काम जो है शुरू करने होते हैं। लेकिन जो 20 कामों की शर्त है उससे क्या हो रहा है कि अगर काम ही शुरू नहीं हुआ तो तब वो अगला काम अगली जो आप दूसरा काम जो शुरू नहीं कर पाएंगे, तो जिस कारण से मनरेगा प्रभावित हो रहा है। और जब हर साल आप बजट कम करते हैं तो तब जो है काम नहीं मिलेगा ज्यादा। हम तो बोलते 100 दिन का काम, तो हिमाचल में 20 दिन और जोड़े थे, भैया 120 दिन मिलेगा। लेकिन जो औसत काम है इस देश के अंदर मोदी सरकार के चलते वो पूरे मुल्क में 45 दिन से कम जो है औसत काम मिल रहा है लोगों को एक साल के अंदर, जबकि गारंटी है 100 दिन के काम की, कानून ने दिखाया हमारा। तो जब आप बजट कम करेंगे, मनरेगा में पैसा कम देंगे केंद्र से, तो फिर काम कैसे होगा? इसलिए हमारी मांग है कि 86,000 करोड़ नहीं बल्कि आज जितनी काम की मांग है उसके आधार पर जो है हमारे देश के अंदर कम से कम जो है 1,70,000 करोड़ रुपया जो है मनरेगा पे आवंटन चाहिए। सुन रहे आप लोग? 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि चाहिए तो मनरेगा के काम होंगे। काम नहीं शुरू होगा, आप पंचायत में जाके प्रधान को बोल सकते हैं, तो प्रधान को बोल देंगे, वार्ड मेंबर को बोल देंगे, सेक्रेटरी को बोल देंगे, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं शुरू है। लेकिन काम तब शुरू होंगे जब आपका जो है पैसा रेगुलर आएगा और कोई मात्रा में आएगा। तो जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ लड़ नहीं रहे आप लोग। तब तो बोल रहे मोदी 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 मोदी, हर घर में मोदी। जो गरीबों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, अगर हम उनका गुणगान करेंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता, और इसके लड़ना पड़ेगा सरकारों के खिलाफ। ये जो बजट है इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कल्याण के लिए जो है कम आवंटन किया गया इस बार।
जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो कल्याणकारी योजना है उसकी आवंटन कम है। जो महिला और बाल विकास विभाग है ICDS, उसमें जो आवंटन कम है। तो जब कल्याणकारी योजनाओं में आप पैसा कम खर्च करेंगे तो तब वो जो है सारी योजनाएं प्रभावित होगी। और उसके साथ साथ जो किसानों की हमने इसमें से मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उसका कानून लाया जाए। MSP की गारंटी होनी चाहिए हमारे देश में किसानों को, यानी कि जो हम पैदा करते हैं, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, जो हमारी उपज है, उस उपज के लिए जो लागत आती है उसका 1.5 गुना जो है वो दाम मिलना चाहिए, यानी कि लागत मूल्य से ऊपर भी 50% और उसको बोलते हैं CQ + 50%। तो पूरे देश के अंदर किसानों का आंदोलन चला। आप तो यहाँ बैठे रहते फसल में, कोई टिकरी शहर में, कोई भैरुस्टैन में, कोई ग्रामण में, कोई बचकेर में, कोई तंगेर में, कोई नौड़ी में, कोई कहीं और। लेकिन इस देश के किसानों ने शहादतें दी। 1 साल से लंबा संघर्ष लड़ा दिल्ली में। 750 किसान शहीद हो गए मोदी सरकार की नीतियों के चलते। 80-80, 90-90 साल की बुजुर्ग माएं वो धरने पर बैठी शहीद हो गई वहां पर। और उनके आंदोलन से वो 3 कृषि कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़े। और वहां पर किसानों के दबाव में बोले कि हम जो है MSP का कानून लाएंगे, लेकिन आज तक सरकार वो कानून नहीं लाई है। अभी दोबारा सरकार बढ़ गई। 400 पार का नारा था और नारा इसलिए दिया था कि इस देश का संविधान बदलना चाहती थी बीजेपी, लेकिन देश की जनता ने पटक करके 240 पर लिया है। संविधान तो नहीं बदल सकते अब, लेकिन क्या कर दिया कि वही नीतियां जो अभी भी लागू हो रही है। और इसलिए जो बजट आया है वो बजट जो है गरीब रोजगार से हम बोलते हैं कि अमीरों को फूल बांटे गए, गरीबों को जो है कांटे बांटे गए इस बजट के अंदर। और इसलिए आज पूरे मुल्क के अंदर इस बजट का भी विरोध हो रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं, मजदूर विरोध कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, अलग अलग तबके का सड़कों पर पूरे मुल्क के अंदर। तो इन चीजों के बारे में जब हम जागरूक हैं, कई बार हम पहले बोलते हैं कि पुरानी चीजों को सुधार हुआ है। कभी हम बोलते हैं कि आपका जो कल्याणकारी जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसको बंद कर दिया हिमाचल में। पहले भाजपा सरकार ने बंद किया, दूसरी सरकार ने उसको बंद करा। लड़ने भी क्या आपको नहीं आता था, क्यों नहीं आते कि भैया तो कुछ मिल जाए क्या करना चाह सके। तो जब आपके अधिकार के ऊपर कैंची चलेगी, चाहे वो बजट है, चाहे वो कोई और सुविधा है, जब उसके ऊपर कैंची चलेगी और उसके खिलाफ आप नहीं लड़ेंगे तो कौन बहाल करेगा उसको। उसके साथ साथ अगर हम देखें, अभी हम परसों भी आप गए थे डिस्पेंसरी में, ये जो आपका CHC है, एक डॉक्टर के सारे चल रही है ये CHC। 15-16 पंचायतों का भार है। रोपड़ी के जो पेशेंट है वो इस डिस्पेंसरी में आते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 4 डॉक्टर होने चाहिए आज की तारीख में, 4 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, क्योंकि CHC का दर्जा दे दिया। प्रकाश राणा जी ने वो पट्टा लगवा दिया CHC का, रोड में पट्टा लगवा दिया वो सिविल हॉस्पिटल का, लेकिन रोड में सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो ही है, यानी कि PHC में जितने डॉक्टर होते हैं उतने ही डॉक्टर जो है सिविल हॉस्पिटल घोर में। और इस CHC में अभी भी 1 डॉक्टर है, 1 डेंटिस्ट है। तो कैसे इलाज होगा हमारा? स्टाफ नर्स 1 है जबकि 4 होनी चाहिए। वो जो क्लास 2 कर्मचारी है वो 4 होने चाहिए, नहीं है। एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है। और ऐसे नहीं कि जो 10-15 पंचायतें उनकी डिस्पेंसरी है, ये नेशनल हाईवे है। यहाँ चलते फिरते कोई भी बीमार हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो सबसे नजदीकी कौन है? ना वो रश्मि यहाँ पर है। 1 डॉक्टर सहारे कैसे चल सकता है? जब आप बीमार हो गए यहाँ पर जाएंगे, लाइनें लगी होंगी, नंबर नहीं पड़ेगा, आप प्राइवेट पे जाएंगे, कहीं पर प्राइवेट में जो है पर्ची बनाने से लेकर छोटी सी दवाई लेते तो 1000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। जो मनरेगा में काम करते हैं जिनको 300 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, इस पेपर नहीं मिलती, कैसे वो गुजारा करेंगे? कभी सोचा है? तो ये जो डॉक्टर का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है, इसके लिए भी लड़ना है। और तब पता चलता है जब किसी का बच्चा बीमार होता है, और जब बच्चा मौत के मुंह की तरफ जाता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। डॉक्टर